तो पिछले 2-3 दिन में मार्केट में जो कुछ भी हो रहा था वो भयानक था, घबराहट वाला था, जिसके कारण सभी लोगों को इम्पैक्ट दिख रहा था। और आप भी जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा था इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये क्यों हो रहा है। मुझे पिछले 2-3 दिन में कई लोगों के कॉल आए थे। कुछ लोग कंफ्यूज थे, कुछ घबरा हुए थे। मुझे लगा कि इस सिचुएशन को एड्रेस करना जरूरी है, ताकि आपको मार्केट की रियलिटी पता चले। और जो मन में जो कंफ्यूजन है और जो अवेयरनेस जिसके बारे में होना चाहिए थे नहीं है, ये क्लियर करना जरूरी था। इसीलिए मैंने आज एक स्पेशल सेशंस रखा है। और इस ये जो बात चर्चा करेंगे कि इस प्रकार की जो सिचुएशंस मार्केट में आती है, ये क्यों सिचुएशंस आ जाती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज आपका जो आउटलुक है थोड़ा ब्रॉडन करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। कि जैसे हम सोचते हैं कि इंडिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी इस सिचुएशन को देखने के लिए, इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें इंडिया का बाहर जाना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव टू लुक दैट पर्सपेक्टिव। अगर हमारा ये पर्सपेक्टिव बदलता है स्टॉक मार्केट देखने का, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू। आप जैसे जानते हैं कि दुनिया भर में कई बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स है। जिन्होंने स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग किया है उनको ये सारी चीजें पता है। Okay? जो सबसे बड़ा मार्केट, स्टॉक मार्केट आप देखेंगे तो अमेरिका में है। Okay? तो अमेरिका में हम दो मार्केट नॉर्मली कंसीडर करते हैं। तो मैं ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा था कि जो इंडिया में जो गिरावट आ गई उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या इंडिया जिम्मेदार है, क्या दूसरे कंट्री जिम्मेदार है, इसका भी हम देखेंगे। तो जो ग्लोबल मार्केट है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। चाहे अमेरिका के जो बड़े मार्केट्स है जैसे डो जोन्स है, S&P, नैस्डैक, ये तीन बड़े एक्सचेंजेस है। यूरोपियन मार्केट में हम देखते हैं कि हमेशा जो जर्मनी का एक्सचेंज है, लंदन का है, फ्रांस उसको करते हैं, इंडिया का है, चाइना है। ये सारे मार्केट जो है, जापान का मार्केट नीचे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अगर कोई मार्केट में ऐसी कुछ चीजें हो जाती है, जैसे यूएस मार्केट में उस दिन का फॉल यहाँ से स्टार्ट हो गया, यूएस से शुरू हो गया। ओके, यूएसए, अगर नहीं बोल सकते कि यूएस से स्टार्ट होगा, यस है, लेकिन यूएस का इम्पैक्ट, फिर जापान, जापान का इम्पैक्ट, फिर एशियन मार्केट गिरने लगे, फिर इंडिया का मार्केट, फिर ग्लोबल मार्केट एक दूसरे के साथ गिरने लगे। तो ये किस प्रकार के हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले जो मार्केट, जो जिसके ऊपर पहले असर आ गया था, दैट वाज ऑन फ्राइडे। फ्राइडे में यूएस में जो मार्केट्स है, नॉर्मली हम डो जोन्स देखते हैं। ओके, डो जोन्स फ्राइडे और मंडे करीब 3% गिरना शुरू हो गया था। और जो नास्डैक है, नास्डैक इज स्टॉक एक्सचेंज, एक हेवीली टेक्नोलॉजी कंपनी फोकस है, जिसमें आप एप्पल देखेंगे, गूगल्स, माइक्रोसॉफ्ट। ये भी मार्केट उस दिन 3% गिर गया। एक दिन में उन्होंने करीब 300, ना सब, $900 बिलियन का लॉस कर दिया, $900 बिलियन। और ये जो फॉल था पिछले 2 साल के फॉल से भी ज्यादा था। जो ऐसी सिचुएशन सितंबर 2022 में आ गई थी, वही सिचुएशन अभी अगस्त 24 में आ गई थी। इतना बड़ा फॉल्स देखने को मिल गया था एक समय में। दैट वाज इन अमेरिका। और अमेरिका से कनेक्टेड है फिर दूसरे बाजू से जापान। जापान में उस दिन क्या हो गया उसके बारे में बात करते हैं। ओके, जापान का मार्केट। ओके, जापान का इंडेक्स है निके। ओके, निके 225 बोलते हैं उसको, निके, जैसे हमारा निफ्टी 50 है उसे निके है। 2 दिन में जापान का मार्केट करीब 12% कटा, 12% फॉल्स सिर्फ। आवाज कट कट के आ रही है, मुझे ही आ रही है कि सबको आ रही है? नहीं, बाकी ठीक लोगों आ को रही है आवाज आवाज। ठीक आ रही? यस यस, ठीक हमें है, आ ओके, रही है। मे बी मेरा नेटवर्क खराब है। ओके ओके, कैरी ऑन, ओके, थैंक यू। यस। तो जापान का मार्केट 2 दिन में 12% गिरा, और ये सबसे बड़ी फॉल थी 1987 के बाद। तो 1987 और 2024 में करीब
करीब आप देखेंगे 37 ईयर्स के बाद इतना बड़ा फॉल जापान के मार्केट में आ गया। सो इट वाज अ बिग क्रैश फॉर द जापान। ओके, फिर आ गया इंडिया का नंबर्स। तो रात भर में जो अमेरिका में हुआ, जापान में है, उसका असर तो इंडिया पे आना ही था। इंडिया के मार्केट किस तरह से कटे ये भी आप थोड़ा देखेंगे। तो ये जो ग्लोबल सिचुएशंस है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज क्या करते हैं, जैसे हम मार्केट शुरू हो जाता 9 बजे और हम फिर एकदम जाग उठते हैं कि आज मार्केट में क्या हो गया। तो इसका, अगर मार्केट में इतना बड़ा एक ही दिन में अगर इतना बदलाव हो जाता है कि 300-400 पॉइंट जैसे गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट में, तो उसका कुछ ना कुछ रीजंस होता है। ओके, और ये जो मार्केट्स इंटरनली कनेक्टेड है, ग्लोबली कनेक्टेड है। अगर इंडिया में कुछ दिन कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो ग्लोबली जो न्यूज आ रहे थे जिसके कारण इंडिया का मार्केट एकदम गैप डाउन हो गया। गैप डाउन मीन्स ओपन होते ही मार्केट ने कुछ 400 पॉइंट्स की गिरावट दिखा दी। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 400 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट दिखा दी और फिर दिन भर में वो करीब 800 पॉइंट्स गिरने लगा। तो ये सारी चीजें हम इंडिया के बारे में देखेंगे कि उस दिन मार्केट में क्या है। थोड़ा हम चार्ट पर देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग चार्ट यूज करते हैं। डेफिनेटली कुछ लोग नए हैं, अभी सीख रहे चार्ट्स के बारे में, लेकिन आप जो प्रो ट्रेडर्स है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, ऑलरेडी चार्ट यूज कर रहे हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट हैपन ऑन दैट डे। ओके, सो लेट मी टेक यू टू द चार्ट नाउ। तो ये निफ्टी का चार्ट है। ओके, तो आप मेरे चार्ट पे कई सारे लाइंस दिखेंगे। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स उनको पता है ये लाइंस किस लिए बनी है। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी जस्ट 25,000 क्रॉस कर दिया था, और 25,000 इज ए साइकोलॉजिकल लेवल्स। मार्केट में जो ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं उसको साइकोलॉजिकल नंबर्स, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बोल भी सकते हैं उसको। जैसे निफ्टी ने 25,000 क्रॉस कर दिया था। ओके, एंड 25 इज कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस था क्योंकि निफ्टी ऊपर ही ऊपर जा रहा था, उसके ऊपर कहीं नहीं था, खुला आसमान था। लेकिन जैसे नंबर्स आ जाते हैं, राउंड नंबर्स आ जाते हैं, 25,000, 26,000, या ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, यहाँ पर ये जो इंडेक्स है लटक जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। उसकी अलग स्टोरी है। अभी हम बात करते हैं कि उस दिन वॉट एवर हैपन्स, निफ्टी ने जस्ट कितना 800 पॉइंट, ये जो मंडे की कैंडल ये वाली दिख रही है, मंडे की कैंडल्स। ओके, यहाँ पर लटकना शुरू कर दिया था मार्केट ने। मूवमेंट कुछ नहीं थी। इंडिकेशन तो आ रहे थे पिछले कई दिनों से कि मार्केट ने जिस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न बनाया था, जो हम नॉर्म जिनको टेक्निकल एनालिसिस पता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स उनको पता है कि ये किस प्रकार का पैटर्न बन रहा था उस दिन। ओके, नॉट दिस दिन, और करीब 15 जुलाई से ये प्रोसेस शुरू हो गया था। मार्केट जैसे बड़ा मुंह लेता है तो उसके बाद ये सारे इंडिकेशन देता है, जैसे कि वी कॉल इट एज ए सम काइंड ऑफ एम पैटर्न्स, और एम पैटर्न्स एक गिरावट का संकेत देता है। तो 7-8 दिन पहले ये थोड़े संकेत तो मिल ही रहे थे, और हम उसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आ गया। ओके, बेरिश एंगल्फिंग भी बन गया ना वहाँ पे। कौन सा? बेरिश एंगल्फिंग। हाँ, बेरिश इनकल्पिंग काफी कैंडल्स भी देखा ना दे गए थे, कैंडल्स ने भी इंडिकेशन देना शुरू कर दिए थे। पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स भी देख इंडिकेशन देना शुरू कर दिए थे। दीज आर सम वार्निंग साइंस। ओके, वार्निंग साइंस आ रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी गिरावट होंगी। ओके, अगर इंडिया, हो सकता है कि यूएस मार्केट नहीं गिरता, हो सकता है जापान का मार्केट नहीं गिरता, हो सकता है अपना इंडिया का मार्केट इंडिपेंडेंटली भी गिरने की संभावना बना रहा था इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। लेकिन एक मौका मिल गया उसको, इंडियन मार्केट को। ओके, बाकी मार्केट गिर गए तो एक थोड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडियन मार्केट पे भी आ गया, और सीधा गिरावट यहाँ पर गिर गई। और आप देख रहे हैं कि पिछले जो 5-6 दिन, 4-5 दिन में जो गिरावट आ गई, वी वर एट 25,000। अगर देखेंगे यहाँ पर तो 25,000 से हमने स्टार्ट किया था, 25,035 तक चले गए थे, और हम लास्ट में पहुंच गए थे करीब 23,800 तक आ गए। तो कुछ 1,200 पॉइंट की गिरावट आ गई, और अगर परसेंटेज में देखेंगे तो इट इज अबाउट 4.4%। ओके, काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। कुछ लोग सेंसेक्स देखते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ उसका जो स्केल अलग होता है।
ओके। अगर सेंसेक्स में जाएंगे तो कुछ 81,000 के ऊपर चला गया था, फिर वो 78,000 पे आ गए, नियरली एक दूसरे का रेप्लिका आ जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है सेंसेक्स और निफ्टी में, सिर्फ स्केल अलग अलग होती है। तो पिछले 4-5 दिन में जो गिरावट आ गई वो करीब 4%, 4.5% की गिरावट आ गई। ओके, ये काफी बड़ी गिरावट है भाई, जिसके कारण सबको एक डर लग रहा था कि अभी क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। या, लेकिन आज देख रहा था थोड़ा मार्केट ने एक एक क्या बोलते, एक आशा की किरण थोड़ी दिखा दी कि चलो भाई, मैं यहाँ से कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दैट इज नॉट गुड इनफ। सेंसेक्स की भी स्थिति ऐसी थी जैसे मैंने अभी बताया। ओके। और जब भी मार्केट्स में हम रहते हैं तो कई प्रकार के इमोशंस हम पर भारी पड़ जाते हैं, स्पेशली जो नए ट्रेडर्स मैं देखता हूँ उनमें काफी एक इंटरेस्ट आ जाता है कि मार्केट सिर्फ प्रॉफिट ही देता है, तो उनको एक ऑप्टिमिज्म लेवल आ जाता है कि नहीं, तो उनका इन्वेस्टमेंट दिन पे दिन बढ़ ही जाता है, शॉर्ट टाइम में दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी। ओके। और ये हर एक नए ट्रेडर के साथ हो जाता है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाने लगता है तो एक ऑप्टिमिज्म आ जाता है। सर मान लीजिए किसी ने अभी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मार्केट ऊपर रहा तो उनको लगता है प्रॉफिट दिखने लगता है, वो 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, 20 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ऐसा चलता रहता है, एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है। यस, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, थोड़ा थ्रिलिंग भी लगता है कि पैसा आ रहा। और एक एक टाइम आ जाता है कि एक यूफोरिया जैसा स्थिति आ जाती है जहां पर लगता है कि अभी मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बनेगा, और ये मार्केट की हाई प्राइस बन जाते हैं। और छोटा सा मार्केट अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है, जहां पर थोड़ी एंग्जाइटी आ जाती है, एंक्सियस होते हैं कि क्या होगा आगे, क्या होगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। मार्केट नीचे आने की कोशिश करते लेकिन उसको डिनाई करते, हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते कि मार्केट नहीं आएगा, ऐसा ही थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूँ। फिर घबराहट आ जाती, फिर फोन कॉल शुरू हो जाते, डिप्रेशन जैसी मोड शुरू हो जाते कि मेरा क्या होगा, अभी पैनिक सिचुएशंस। पर पैनिक सिचुएशन में जो कॉल्स, जो स्टॉक्स है बेचना शुरू कर देते हैं। ओके। बेच के फिर लो प्राइस आ जाता है, फिर अगेन एक रे ऑफ होप हो जाती है, थोड़ा रिलीफ आ जाता है, ऑप्टिमिज्म, ये चलते रहता है स्टॉक मार्केट। लेकिन तो इस साइकिल को समझने के लिए हमको ज्यादा टाइम मार्केट में रहना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 5-6 महीने मार्केट में है, कम टाइम के मार्केट में है, तो ये साइकिल को आप समझ नहीं पाएंगे, और जिसके कारण आपके कई लॉसेस होते रहते हैं। और इसी कारण आप देखेंगे मार्केट में 80% लोग लॉस करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट रीजन। ये अपने मार्केट को, साइकिल को नहीं समझते। एक एक्साइटमेंट रहता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके कारण उनको लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा। और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं फिर उनको देखने लगता है कि मार्केट का जो भयानक रूप देखने को मिलता है, और जो नए ट्रेडर्स है उन्होंने ये भयानक रूप अभी पिछले 4-5 दिन में देखे है। ठीक है? तो ये सारे जो आप इमोशंस मार्केट में दिखते हैं, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, उसको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि मार्केट इज नॉट सच ए इजी थिंग कि हम 4-5 महीने में उसको समझ पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है मार्केट। तो उस दिन जो हुआ, दैट इज ऑन मंडे, आप जान सकते हैं उसमें इंडियंस का कितना लॉस हो गया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कुछ 50,000, हो सकता है किसी के 1 लाख 2 लाख का भी लॉस हुआ होगा, दैट इज अ नोशनल लॉस, कोई आपने बुक नहीं किया नोशनल लॉस। अगर आप इंडिया लेवल पे देखेंगे तो उस दिन कितना लॉस हो गया, ये रीड कर सकते नंबर्स, बड़ा नंबर्स है। 1500 अब्ज। अब जे ओके, या नॉर्मली आप, 15,000 इट इज या उसको मैंने हाइड करके रखा है। 15,000 बिलियन, 15,000 बिलियन। हाँ, वो एक है, उस प्रकार के रीड कर सकते हैं, लेकिन हम इंडियन मार्केट में उसको रीड करने की अलग है। यू आर राइट। ओके। अगर देखा गया तो ये जो नंबर्स है कुछ हम लैक्स में अगर मानेंगे तो 15 लाख करोड़, दैट वाज द लॉस इन वन डे। 15 लाख करोड़। हो सकता है किसी का लॉस 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन अगर आप पूरा क्यूमुलेटिव लॉस देखेंगे पूरे इन्वेस्टर का, उस दिन का इतना बड़ा लॉस था। ओके। तो काफी आई मीन घबराहट जैसी स्थिति थी। ओके, पैनिक सिचुएशन था, लोग स्टॉक को बेच रहे थे। ओके। और एक
स्वाभाविक है कि जैसे ही ऐसी पैनिक सिचुएशंस हो जाती है तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं। एंड फिर मार्केट के जो प्राइसेस है कम होते हैं। प्राइस एक एक दिन में प्राइस, जैसे स्टॉक के प्राइस 7% 8% टूटने लगते हैं। ओके यार, जबकि अब स्टॉक बढ़ते हैं तो 7-8% बढ़ने के लिए महीना लग जाता है, लेकिन एक एक दिन में सारा कुछ ये होता रहता है। दैट इज अ पैनिक सिचुएशंस, आपने देखी होंगी। और हम उस पैनिक सिचुएशन में जो रिटेल इन्वेस्टर ज्वाइंट होते हैं, ओके, ज्यादातर एक इमेच्योर इन्वेस्टर ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि इस सिचुएशन में क्या करना है और क्यों करना है। हाँ। इसके ऊपर कई मेम्स भी आ गए थे स्टॉक मार्केट में। कुछ देखे कि आपने बॉलीवुड्स के मेम्स, जैसे कुछ लोगों ने थोड़ा मजाक भी किया, कॉमेडी भी किया। एक मेरे पास आया था, मैं जैसे आपको शेयर करूंगा, लेट मी ओपन अप दैट। यस, बहुत आए थे उस दिन। मेम्स बहुत आए थे। यस। शायद आपको आवाज आ रही है क्या? आया। मुझे नहीं यार, मुझे नहीं, तो होने के लिए कुछ भी नहीं था। पता नहीं क्या क्या जाएगा यहाँ पे यार। मुझे आएगा आएगा। क्या आएगा, तेरी पत्नी का नारा। कई सारे ऐसे कॉमेडी मेम्स भी आए थे। आई मीन ये लोग उसका थोड़ा मजाक भी कर रहे थे। इट्स ठीक है, इट्स वॉट एवर मे बी, वी हैव टू एंजॉय। तो मार्केट उस दिन क्यों फॉल हो गया, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जब हम इंडियन मार्केट में काम करते थे, हमें लगता है कि सिर्फ इंडिया की जो फैक्टर्स है वही मार्केट को अफेक्ट करेगी, वही मार्केट को ऊपर करेगी, गिरेगी। ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए हमें इंडिया के बाहर जाना बहुत जरूरी है। Okay? और मैंने पहले भी कहा कि इंडिया के कारण ये मार्केट नहीं गिर गया। इंडिया का ऐसा कोई फैक्टर नहीं था कि जिसके कारण मार्केट, इंडियन मार्केट में गिरावट आ गई। इसके जो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स थे, इंडिया के बाहर के थे, बाहर के देश थे। उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो आउटलुक है, देखने का आउटलुक है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इंडिया के बाहर जाके भी आपको चीजें देखने की जरूरत पड़ती है, तभी आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। ओके। तो सबसे पहला जो रीजंस बताया गया है और देखा गया है, दैट इज द रिसेशन फियर इन द यूएस। अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि वहां पर भी कई सारी चीजें डिफिकल्ट हो रही है। हाँ, स्पेशली अगर देखेंगे तो कोरोना के बाद वहां पर, कोरोना के बाद क्या होगा, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन, ओके। ये सारी चीजें मैंने जो फाउंडेशन कोर्स में कवर अप की थी। इन्फ्लेशन नॉर्मली अमेरिका में जो 2% था, वो करीब 7% पे, अभी 7% पे चल रहा है। इंडिया जैसा इन्फ्लेशन अमेरिका में चल रहा है। इसके कारण अमेरिकन जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। और ये पिछले हफ्ते एक न्यूज आ गई, काफी डरावनी न्यूज थी। वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये बढ़ने लगा। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% हो गया। Okay? और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे स्पेशली आईटी साइड में देखेंगे तो बड़े बड़े टॉप कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल्स, फेसबुक, उन्होंने काफी ले ऑफ शुरू कर दिए थे आईटी सेक्टर में। Okay? तो देर इज द फियर ऑफ रिसेशन। रिसेशंस क्या होता है कि जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कम होने लगती है। आपका जो जीडीपी है, अगर जीडीपी ये पिछले 3 क्वार्टर से, कंटिन्यूस 3 क्वार्टर से निगेटिव आ जाता है, हमने पिछले साल के कंपैरिजन में नीचे आ जाता है, तो दैट इज इंडिकेशन। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाता है। क्यों कंजम्पशन हो जाता है? अगर जॉब कट होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, आईटी लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो खर्चा नहीं कर सकते। और जीडीपी को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है कंजम्पशन। खर्चा करो तभी आपका जीडीपी बढ़ेगा। ओके, तो ये सारे साइंस अभी अमेरिका में दिख रहे हैं। ओके, और अभी प्रेडिक्शन ये है कि जो चांसेस ऑफ रिसेशन इन अमेरिका इज 25%। पहले 15% था, कम था। अभी ये लास्ट वीक में ये 15% पे बजाय 25% पे बढ़ा दिया गया। तो जैसे ये फिगर्स आते रहते हैं, 15% पहले चांस था रिसेशन का, अभी 25% हो गया। तो जिसके कारण मार्केट में घबराहट हो गई कि अगर ये
ले ऑफ बढ़ जाते हैं, कंजम्पशन कम हो जाता है, तो बड़े बड़े कंपनीज है वहाँ उनका बिजनेस एक्टिविटी कम हो जाती है। और इसका सीधा असर इंडिया पे भी आता रहता है, क्योंकि इंडिया से अगर आईटी का एक्सपोर्ट देखेंगे तो काफी बड़ा आईटी का एक्सपोर्ट इंडिया से है। अगर वहां पर आईटी एक्टिविटी कम हो जाती है, बजट कम हो जाता है, तो इंडिया का आईटी सेक्टर में असर आता है, बाकी सेक्टर में भी असर दिखने लग जाते हैं। सो वी आर कनेक्टेड टू अमेरिका, ओके, दैट वे। तो ये अमेरिका में रिसेशन आना मीन्स दुनिया भर में एक काफी एक एक पैनिक सिचुएशन रहती है, क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है कि सारे दुनिया के सारे देशों के साथ ट्रेड करता है। अगर यहाँ पर रिसेशन आ गए, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स चाइना से आ जाता है, कई सारी चीजें इंडिया से जाती है, दुनिया भर से चीजें वहां पे जाती है, तो ये सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल ही इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण इसका असर यहीं पे भी देखने लग जाता है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंस फिगर्स है आते रहते हैं, आप थोड़ा न्यूज में देखते जाइए कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, जीडीपी कैसा है, रिसेशन के नंबर्स कुछ बढ़ रहे हैं क्या। ये एक आपको वार्निंग मिल जाती है। और जो भी ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्ट उनको लगता है कि अभी मार्केट तो हम तो इंडिया में रहते हैं, इंडिया का मार्केट है, मेरा शेयर आर्मिनियल का है या हॉल का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का है, वो तो बढ़ने ही वाला है। उस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि अगर अमेरिका में कुछ हो जाता है, आपका आपके जो पीयूसी के शेयर्स है, आपके जो कोई भी शेयर्स है, कुछ काम के नहीं है, सब एक दूसरे के नीचे आई जाती है। सो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें अमेरिका में क्या हो रहा है, बाकी अमेरिकन पॉलिटिक्स चलता रहता है। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट रिसेशन फियर इन अमेरिका? ये पिछले हफ्ते जो No फिगर्स, question, sir. Clear. यस, क्लियर ना? ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। Yeah, yeah. इंडियन न्यूज़पेपर में भी ये सारे न्यूज आते रहते हैं। ओके, तो इसलिए मैं आई वॉन्ट यू टू रीड द इकोनॉमिक्स टाइम्स, थोड़ा देखिए, ये सारे आपको पता लगेगी, आपको वार्निंग मिलेगी, ताकि आप थोड़ा संभाल के करेंगे। ये जरूरी है। सिर्फ मार्केट में पैसा लगाने से पैसा नहीं बनता है, उसके ऊपर वॉच भी रखनी है, मॉनिटरिंग भी करना है। अभी चलते हैं जापान। जापान में क्या हो रहा है? जापान और अमेरिका का काफी ट्रेड्स होते रहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी बढ़ाने पे, और जापान इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और आप पहले भी जानते थे कि जापान में जो इंटरेस्ट रेट थे निगेटिव, कुछ साल तक निगेटिव इंटरेस्ट रेट थे। निगेटिव इंटरेस्ट रेट मीन्स निगेटिव इंटरेस्ट रेट, ओके। ओके, इसका मतलब ये है कि आप बैंक में पैसा रखते थे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, था आपको बैंक को पैसा देना था। Charges. हाँ, तो निगेटिव इंटरेस्ट रेट एक कुछ महीने पहले यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़ाए थे, 0.1% है। ओके, इंडिया में आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट कितना है अभी, 6.55%, रेपो रेट बोलते हैं उसको, रेपो रेट। जापान में 0.1% था, अभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 0.25% कर दिए। इनका जो यन है, ये भी देखना है कि उनकी जो फॉरेन करेंसी वीक हो रही थी, यन वीक, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। थोड़ा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। ओके, पहले क्या करते थे लोग, जापान से पैसा उठाते जापानीज लोग, और ये जो पैसा 0.1% इंटरेस्ट रेट से मिलता था, पैसा हमको काफी सस्ता पैसा मिलता था, बोरो करते थे जापानीज बैंक से, और ये पैसा अमेरिकन मार्केट में लगाते थे, अमेरिका में लगाते थे या दूसरे मार्केट में लगाते थे। तो अमेरिका में अगर पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ का जो मार्केट रेट, मार्केट मीन्स जो स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाते थे। एंड नाउ जैसे उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो उनके लिए ये 25% इज ऑल्सो बिग इंटरेस्ट रेट। हमारे लिए जैसे 4.5 7 8 टके कुछ नहीं लगता, उनके लिए 25% इज बिग। तो उनको एक रिवर्स, यहाँ से अगर लोग पैसा निकाल के खुद, हो सकता है कि जापान में ही लगाए पैसे, ये भी है। तो ये जो बड़े बड़ी इकोनॉमीज है, उनकी हालत ठीक नहीं है वैसे देखा गया तो। जो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, दैट इज अ निगेटिव साइन फॉर द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में उसका असर मिल ही जाता है। सो दैट इज अ, क्योंकि एक साथ ये दूसरी बुरी खबर आ गई पिछले हफ्ते की, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। ओके, एक अमेरिका के जो अनएम्प्लॉयमेंट्स रिजल्ट्स आ गए, जापान के फिगर्स आ गए, और उसी हफ्ते में एक और एक दो बड़ी खबर आ रही थी, दैट वाज अबाउट
दैट इज अबाउट ईरान इजराइल। ओके, इसको भी थोड़ा सिचुएशन को हमें समझना पड़ेगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स उसका असर स्टॉक मार्केट पे होता है। ओके, तो जैसा आप जानते हैं कि इजराइल एक छोटा सा कंट्री है एंड इट इज सराउंडेड बाय इज एनिमीज। ओके, सारे उनके नेबर्स एक छोड़ के सारे उसके एनिमीज है। okay? और जो वॉर चल रहा था इजराइल और गाजा का था, जो पैलेस्टाइनियन, वो काफी दिन से, सालों से, कई सालों से चल रहा था, उसमें कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक जो पैलेस्टाइनियन के जो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उन्होंने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, और ये वार फुल फ्लेज वार बिटवीन पहले इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में था। लेकिन जो पैलेस्टाइन के बिग सपोर्टर्स कौन है, लेबनान, जिनका एक टेररिस्ट ग्रुप है हिजबुल्ला। ओके, ये भी थोड़े उसको आपको जानना पड़े, हिजबुल्ला। ओके, ये बड़ा एक टेररिस्ट ग्रुप है जो लेबनान में रहता है, ये सपोर्ट करता था पैलेस्टाइनियन को। दूसरा एक हमास ग्रुप है जो होम ग्रोन है पैलेस्टाइन का, ये ग्रुप का लीडर्स है, ये भी ईरान में रहता था। और एक साथ इन्होंने, इजराइल ने हिजबुल्ला का जो टॉप कमांडर था उसको हटा दिया, किल कर दिया, और हमास का जो लीडर था, टॉप लीडर था, वो ईरान में जाके उसको मार गिराया। और जिसके कारण ईरान इतना अभी ये हो गया कि ईरान दे वांट टू टेक द रिवेंज। अभी इसकी इंडिकेशंस क्या है? रिवेंज करना एक बात है, मैं बदला लूंगा ये बोलना अलग बात है, लेकिन उसकी इंडिकेशन मिलना शुरू हो गए थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, स्पेशली देखा गया तो फ्रांस, ओके, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने अपने जो सिटीजन्स है इसराइल और बाकी जो मिडल ईस्ट में, उन्होंने उनको बोल दिया कि यू शुड गो आउट ऑफ दिस कंट्रीज। और जो बड़े एयरलाइंस है जैसे डेल्टा एयरलाइंस, अमेरिका के डेल्टा एयरलाइंस है, यूनाइटेड, लुफ्थांसा, कई बड़े बड़े एयरलाइंस, उन्होंने अभी फ्लाइट कैंसिल कर दिए, इस एरिया के, इसराइल के कैंसिल कर दिए। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाते कि जो एयरलाइंस फ्लाइट कैंसिल कर देती, इसका मतलब सिचुएशन इज बैड। ओके, अगर कोई किसी को धमकी देना है कि मैं आपका बदला लूंगा, ये अलग बात है, लेकिन इस प्रकार के कुछ इंडिकेशन मिलते हैं कि जो एयरलाइंस अपने फ्लाइट कैंसिल शुरू कर देते हैं, या लोगों को एडवाइस करते हैं कि एडवाइजरी करते हैं कि हम उस एरिया में नहीं जाइए, वहां से निकल जाइए। और ये दो इवेंट्स, इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो गए कि जो टॉप लीडर से उसको मार गिरा है, जिसके कारण ईरान फुल रिवेंज में है, लेबनान रिवेंज में है, इधर इजिप्ट भी उसको ही कर रहा है, और इसराइल ने अभी मान लिया है कि हमने हमास का लीडर को मोल दिया, जो अमेरिका थोड़ा ट्राई कर रहा था उसमें पीस की लेने की। तो सिचुएशन इज वेरी वोलेटाइल, और ये सिचुएशन कभी भी स्पार्क हो सकती है, बड़े, दैट इज संभावना है, ऐसा कोई ये नहीं है। फिर भी कुछ लोग ट्राई करने उसको अवॉइड करने के लिए, बट ईरान अगर ये कुछ कुछ ऐसे कदम उठाता है तो इस ईरान को सपोर्ट मिल जाएगा। फिर सीरिया का है, इधर इजिप्ट का सपोर्ट है, लेबनान है, पैलेस्टाइनियन, ये काफी बड़ी मात्रा में वार हो सकती है। और अगर ये वार हो जाती तो उसका इम्पैक्ट हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो अब काफी दूर रहते, इसका इम्पैक्ट हमारा ऑयल पे आ जाता है। ईरान इज अ बिग एक्सपोर्टर टू इंडिया। अगर ये वॉर इस एरिया में शुरू हो जाते हैं तो अब आपको पता है कि ऑयल का स्टॉक मार्केट से गहरा संबंध है। जैसे ऑयल प्राइस अभी देख रहे हैं, ऑयल प्राइस ऑलमोस्ट $81 पर बैरल है। अगर ये वॉर शुरू हो जाता है, अगर कुछ हो जाता तो ये ऑयल प्राइस काफी बढ़ जाएंगे, और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर आता है, क्योंकि वी आर इम्पोर्टिंग 80% ऑफ और ऑयल, और बाकी दुनिया भर में भी ऑयल जाता रहता है इस एरिया से। तो ये काफी स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छी खबर नहीं है अगर होता है। बट बट अदर कंट्रीज आर ट्राइंग टू डीस्केलेट द सिचुएशन, लेकिन सिचुएशन काफी वोलेटाइल है, स्टॉक मार्केट जैसी सिचुएशन से ऊपर नीचे होती रहती है। तो देखना है कि इसका क्या असर निकलता है। क्लियर इसके बारे में? ये भी उसके ऊपर थोड़ा वॉच रखिए, इंटरनेशनल न्यूज में आप, और इकोनॉमिक्स टाइम्स में आती रहती है, और मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ तो ये सारी उसी से है, ऐसे कुछ ज्यादा मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और एक कॉन्फ्लिक्ट, इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट आ रही है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। हमारे जो नेबर्स है, हमारे आजू बाजू के जो सब कंट्रीज है, सब बैंकरप्ट है, चाहे वो श्रीलंका हो,
पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो। एक हमारा एक अच्छा नेबर था बांग्लादेश, जिसके साथ हमारे काफी बड़े बिजनेस रिलेशंस है। हमारे जो वहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें अडानी का काफी इन्वेस्टमेंट है। दूसरा जो एफएमसीजी प्रोडक्ट, हमारे कई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे ऑयल्स है या कॉस्मेटिक, कई सारे प्रोडक्ट्स इस प्रकार से डाबर्स कंपनी से जाते हैं या मैरिको जाते हैं। ओके। और हमारा ट्रेड काफी अच्छा ट्रेड चल रहा था। अगर अभी पॉलिटिकल टर्मोइल इतना हो गया है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हसीना को वहाँ से बाहर फेंक दिया गया, वहाँ पर राइट्स चल रहे हैं और इंडिया के खिलाफ नारे लग रहे हैं। इसका सीधा फायदा चाइना को आ सकता है। ओके। अगर चाइना, फिर अगर इंडिया, ये दुश्मनी शुरू हो जाती इंडिया बांग्लादेश की गवर्नमेंट की, मतलब बांग्लादेश की नहीं, गवर्नमेंट की, उनके नए गवर्नमेंट की, सो दे मे स्टॉप इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंपोर्ट इंडिया से कम हो जाएगा। दे कैन स्टार्ट इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, और इसका सीधा असर हमारे कंपनीज पे आ सकता है, कुछ कंपनीज पे आ सकता है। ओके। और पॉलिटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि दिस वाज आल्सो गिविंग अस ए स्टेबिलिटी। ओके। एशियन कंट्रीज में, जो साउथ एशिया में, बांग्लादेश वाज और बिग सपोर्टर अर्लियर, गवर्नमेंट वाज और बिग सपोर्टर। अगर नई गवर्नमेंट आ जाती है एंड दे मूव टुवर्ड्स चाइना, तो इसका असर हमारे ओवरऑल बिजनेस, इकोनॉमी, और इकोनॉमी पर जो असर आता है तो डेफिनेटली। ओके, तो इसके ऊपर वॉच रखे। आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी बैड एनवायरमेंट, बट मुझे यही बताना है कि एज ए ऑब्जेक्टिव पर्सन यू शुड कीप वॉच ऑन व्हाट इज हैपनिंग। ओके। इसका असर कौन से कमरे, और इंसिडेंटली इसका असर हमें एक थोड़ा पॉजिटिव भी देखने को मिला। पिछले 2 दिन में अगर देखेंगे तो टेक्सटाइल के स्टॉक है वो बढ़ने लगे, और एक एक दिन में वो टेक्सटाइल के स्टॉक 10%, 12% बढ़ गए। तो ये जो एडवांस इंफॉर्मेशन है, किस तरह से आप एनालाइज करते हैं। आपको पता है कि जो बांग्लादेश है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स। तो इतनी बड़ी मार्केट है गारमेंट्स की, वहां से एक्सपोर्ट हो जाता है। और 85% ऑफ उनका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो गारमेंट एक्सपोर्ट से आता है। ओके। अगर ये गारमेंट एक्सपोर्ट वहां पर इम्पैक्ट हो जाते तो मे बी इट कैन क्रिएट ए अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन टेक्सटाइल्स, इंडियन टेक्सटाइल का। तो जिसके कारण आप देख रहे हैं कि इंडियन टेक्सटाइल की जो स्टॉक है 10%, 12% एक ही दिन में बढ़ गए थे। ओके। तो एक जगह पे हम थोड़ा नेगेटिव्स देखेंगे, दूसरे जगह पर थोड़ा पॉजिटिव देखेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर ये सिचुएशंस थोड़ी बिगड़ जाती है तो इसका डायरेक्ट असर इंडिया पर आ सकता है, इकोनॉमी पर आ सकता है। आई मीन कितना रहेगा ये डिफिकल्ट है, बट दिस इज ऑल्सो, दिस मे बिकम। ओके। तो इसके ऊपर भी थोड़ी नजर रखिए। ओके। तो ये थे सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके कारण हमारी जो स्टॉक मार्केट पर काफी असर पड़ा, काफी बड़ी गिरावट आ गई। ओके। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हमें देखना है कि जो इंडिया के बारे में है, जो कि इंडिया, इसमें लिए इंडिया जिम्मेदार नहीं है, इससे इट्स मोर ऑफ ए मार्केट नेचर है, उसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये है मार्केट वैल्यूएशन। ओके। मार्केट वैल्यूएशन क्या होता है कि जिन्होंने जो स्टॉक मार्केट के स्टडी की है उनको पता है कि पी रेशो क्या होता है। इस वैल्यूएशन बोलते पी, पी इज अ प्राइस। ओके। और ई इज अ अर्निंग। ओके। अभी आप देखेंगे कोई भी चीज, जैसे मार्केट में एक आधी कंपनी है, उसका अगर प्राइस 600 रुपीज है और इस कंपनी की अर्निंग, नेट प्रॉफिट अगर कितना है पर शेयर, अगर 100 रुपीज, मान लीजिए उसका 10 रुपीज है, तो ये पीवी 60 बन जाता है। ओके। तो मार्केट का जो वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यूएशन 50 के जो निफ्टी कंपनीज है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसका आसान तरीका है, जो निफ्टी की 50 कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सब ऐड कर दो। ओके, सारे कंपनीज का, और उसका जो प्रॉफिट है सारा प्रॉफिट से डिवाइड कर दो, आपको मार्केट का वैल्यूएशन मिल जाएगा। सिंपल भाषा में बताया जाए तो, जैसे अगर कोई चीज है, मान लीजिए एक एप्पल है, खाने वाला एप्पल। ओके।
इसकी कीमत एवरेज प्राइस 100 रुपीज है। अगर ये किसी कारण 120 पे पहुंच जाता है तो हम उसको ओवर वैल्यूड बोल जाते हैं, कीमत बढ़ जाती है, ओवर वैल्यूड। अगर किसी कारण इसकी कीमत 80 रुपीज पे आ जाए तो उसको अंडर वैल्यूड बोल जाता है। ये कीमत क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई, कई सारी चीजों पर निर्भर करती है। तो एग्जैक्टली सेम रूल मार्केट में भी अप्लीकेबल होता है, एंड दिस इज द प्रैक्टिस फॉलोड बाय बिग इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो एफपीआई बोलते हैं, एफआई है या डीआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ये पी रेशियो के ऊपर ध्यान देते रहते हैं कि मार्केट का जो एवरेज पी है, अपने इंडियन मार्केट का जो एवरेज पी है करीब ये है 20 का होता है। लेकिन रिसेंट टाइम में देख रहे थे कि आप जैसे से मार्केट ऊपर जा रहा था ये P23 तक पहुंच गया था। अगर वो 23 आई मीन 20 के ऊपर जब पी जाता था ये ओवर वैल्यूएशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और 25 इज कंसिडर एज सम काइंड ऑफ ए बेंचमार्क फॉर द ओवर वैल्यूएशन। ये थंब रूल्स है, ऐसा कोई ये नहीं कि 25 है। कोरोना के समय ये काफी ऊपर भी चला गया था, लेकिन दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स। ओके, तो यहाँ कोई एग्जैक्ट इंडिकेटर स्टॉक मार्केट में चलते नहीं, सम थंब रूल चलते रहते हैं 23। अगर ये 20 के नीचे चला जाता है, कहीं 18 आ जाता है, 17 आ जाता है, तो अंडर वैल्यूड मार्केट हो जाता है। जैसे ही मार्केट ओवर वैल्यूएशन की तरफ जाते हैं तो ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्पेशली एफआई है, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड हो गया, यहाँ से पैसा निकालेंगे, वो इंडियन मार्केट से पैसा निकालेंगे और निकालते रहते हैं पैसा। और जो अंडर वैल्यूड मार्केट है, हो सकता है वियतनाम का मार्केट हो सकता है वो इंडोनेशिया का मार्केट है या ब्राजील का मार्केट है, वहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ से मार्केट जब अंडर वैल्यूड है तो उठने की संभावना ज्यादा होती है। जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो ऊपर जाने की संभावना कम रहती है, ग्रोथ कम रहती है। और एक समय आ जाता है कि वहां से मार्केट टूटता है। टूटता मीन्स नीचे आ जाता है। और आप अगर चार्ट देखेंगे, ओके, तो ये इंडिकेशंस वहां पर आना शुरू हो गए थे। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, छोटे इन्वेस्टर को इसको पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है मार्केट में। वो अपना देखते हैं कि मेरा प्रॉफिट अभी 40% है, वो कब मुझे 50% बनेगा, कब मुझे 80%, उसी खेल में रहता है। लेकिन वो पूरा वो 40% है, वो कब 10% निगेटिव में आता है, उसको पता भी नहीं चल जाता। तो ये सारे इंडिकेटर्स है, उसके थोड़ा ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि ये परफेक्टली काम करते हैं, लेकिन बहुत बार काम करते हैं। तो लेट्स गो टू द चार्ट। हम थोड़ा चार्ट की तरफ चलते हैं कि ये इंडिकेटर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलना शुरू हो रहे थे। क्या आप देखेंगे कि दिसंबर से हम देख रहे थे मार्केट किस तरह से बढ़ रहा था। दिसंबर, अभी दिसंबर या नवंबर दिसंबर से देख रहे थे, दिसंबर 23 से कंटिन्यूअस मार्केट 6-7 महीने, करीब 8 महीने तक ऊपर जा रहा था मार्केट। इट वाज लाइक ए बुल फेज। और बुल फेज की भी लिमिटेशंस होते हैं, मार्केट कंटिन्यूअस एक फेज में नहीं होता है। ओके, एक बार उसको एक लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, डीआईआरस, उनके टारगेट्स रहते हैं कि मुझे 7-8 महीने मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और अच्छा सा उसने रिटर्न कमा लिया, तो फिर वो सोचते रहते हैं कि अभी मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया। वो कुछ मैट्रिक्स देखते हैं, पी देखते हैं, मार्केट के चार्ट देखते हैं या पैटर्न देखते हैं, उनको लगता है। और कोई ना कि निकलते तब नहीं जब तक कोई ऐसी बड़ी खबर मार्केट में नहीं आती है। उनको एक थोड़ा सा, एक वॉल पर आप खड़े हो, और वॉल में खड़े हो तो आप धक्का देके तो इधर भी जा सकते, उधर भी जा सकते हैं। एक बैड न्यूज मार्केट में आ जाती है तो उनका निकलना शुरू हो जाता है, फिर वो भूल जाते हैं कुछ समय के लिए इंडियन मार्केट या कोई मार्केट भूल जाते हैं। और जब मार्केट नीचे नहीं आता तब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इस प्रकार के जो इंडिकेटर्स है, आपको जानना जरूरी है कि मार्केट किस प्रकार के पैटर्न्स बना रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, कोई ग्लोबल न्यूज तो नहीं है। एक आधी ऐसी बैड न्यूज आ जाए तो फिर उसको धक्का देके मार्केट को नीचे आना ही पड़ता है। ये भी एक फैक्टर्स है इंडिया की तरफ से जो ओवर वैल्यूएशन हो रहे थे। ओवर वैल्यूएशन आपके लिए नहीं, क्योंकि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ओवर वैल्यूएशन समझते नहीं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट करोड़ों करोड़ों रुपए का होता है, वो इस चीजों को ध्यान में देते हैं और वो निकल जाते हैं, सही समय से मार्केट में निकल जाते रहते हैं। Yes. तो इसके ऊपर भी थोड़ा नजर रखिए आप। ओके, अभी हमें समझना है कि ये पिछले 4-5 दिन में मार्केट में हो रहा है, ये क्या करेक्शन है या क्रैश है? ओके, इसका जवाब हमें ढूंढना है। ओके,
और सबसे पहले हमें देखना है कि करेक्शन क्या होता है, क्रैश क्या होता है। हम हमेशा बात करते हैं कि लोग मार्केट में करेक्शन आ गया है, मार्केट में कुछ न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। मार्केट करेक्शन क्या है हमें समझना है। मार्केट करेक्शंस जो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। जैसे आपका ये मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था, निफ्टी ऊपर जा रहा था, और ऊपर जाने के बाद एक समय आ जाता है, डेफिनेटली ये नेचर है मार्केट का, नीचे आना शुरू कर देता है, स्लोली स्लोली नीचे आना जाता है ऐसा ऐसा। तो ये फॉल होता है, और ये जो फॉल है हम करीब 5 to 10% का जो फॉल होता है उसको हम करेक्शन समझते हैं। okay? और ये जो फॉल होता है, ये डिक्लाइन होता है, ये स्लो होता है, एब्रॉप्ट नहीं होता है, स्लो होता है। okay? अगर हम निफ्टी का देखेंगे, आपको निफ्टी का भी एग्जांपल देंगे कि किस तरह से एक करेक्शन मार्केट में आता है, और 5-10%, 12% मार्केट में फॉल आना एक स्वाभाविक है। उसमें कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं होती, पैनिक सिचुएशन नहीं है, दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट। 5-10% आता है, और ये जो डिक्लाइन होता है ये स्लोली होता है, एकदम अचानक नहीं होता। दैट इज द नेचर ऑफ मार्केट का नेचर है। तो ये से डिक्लाइंस कब आए ये भी आप निफ्टी में देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 2022 की चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम जो डिक्लाइन दिखाता है, एक करेक्शन आया था बड़ा, जस्ट गोइंग टू दिसंबर, नहीं ये तो wrong है, यस यस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मार्केट ने, या मार्केट एक पीक पे चला गया था नवंबर में, और यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ तक करीब 240, मीन्स करीब 5-6 महीने मार्केट में एक एक डिक्लाइन आ गया था करीब। ये जो डिक्लाइन था, यहाँ से अगर देखेंगे स्लोली स्लोली डिक्लाइंस अगर देखेंगे, या 15-16% का डिक्लाइन आ गया था टॉप से। तो ये जो डिक्लाइन आया था दैट वाज अ नेचुरल, क्योंकि ये स्लोली स्लोली आ गया था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, दैट इज मोर ऑफ एक करेक्शन मोड में चल रहा था। तो ये आता रहता है 10-15%, 12% ये जो आता है, दैट इज अ करेक्शन मार्केट में आ जाए। उसके बाद मार्केट उठना शुरू कर दिया था। यस यस। और फिर अब देखेंगे अभी इसके बाद आ गए थे अप्रैल, अप्रैल से भी मार्केट उठना शुरू कर दिया था ये, अप्रैल या 2023 से। फिर अप्रैल 23 से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, कंटिन्यूस ऊपर जो जा रहा था। तो एक बुल फेस थी मार्केट की, बुल के पे पुल के पास वो ऐसी सिचुएशन आती है कि मार्केट में हो सकता है क्रैश आए, मार्केट में एक करेक्शन, बड़ा करेक्शन आ जाता है। और छोटे छोटे करेक्शन 5% के तक स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग मार्केट में 4%, 5% आता है तो उसको अलग रूप से देखा जाता है, बट दैट इज नॉट द क्रैश। ओके, क्रैश की देखते हैं, क्रैश कैसे होते हैं मार्केट में, ये भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज हम करेक्शन को क्रैश समझते हैं और फिर और पैनिक बन जाते हैं। मार्केट करेक्शन हमें ये देखा, निफ्टी का देखा, अभी मार्केट क्रैश कैसे होते हैं। आ, जैसे मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था और अचानक कम समय में ये मार्केट हो सकता है 12% आ गया, 12-15%, 12%, अलग अलग उनके थोड़े डेफिनेशंस होते हैं, लेकिन एवरेज देखा गया तो 12-15% के ऊपर मार्केट में फॉल हो जाता है, कम समय फॉल हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द क्रैश। कम से कम 12-15% फॉल हो जाता है। ये क्रैश कब हो गया, ऐसे कई हिस्टोरिकल इवेंट्स है, कुछ डेट्स है जहां पर हमें क्रैश मार्केट में दिखने को मिलता है। सबसे बड़ा रिसेंट क्रैश जो हुआ मार्केट में, ये कोरोना के टाइम हुआ था। ये भी हम देखेंगे कोरोना टाइप मार्केट में क्या हुआ था और कितना हुआ था। चलो हम चलते हैं अभी फेब्रुआरी 20s में। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोरोना के पहले स्थिति क्या थी। ओके, कोरोना शुरू हो गया था दिसंबर, चाइना में शुरू हो गया था, दुनिया में वो इटली में आ गया, यूरोप में आ गया, और उसके इंडिकेशन अपने इंडिया में करीब आप देखेंगे जनवरी से शुरू हो गए थे। लेकिन लोग जो रिटेल इन्वेस्टर, उनको लग रहा था कि मार्केट तो अभी बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, हमारा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इंडिया से, इन्वेस्ट कर ही रहे थे। जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था करीब जनवरी फरवरी में, एक उन्होंने इंडिकेशन बड़ा दिया था, तो एक पहला एक उसने एक फॉल दिखाया था, फॉल देने के बाद ऊपर आया था,
उसके बाद भी यहाँ पर जो नॉर्मल जो हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट है, वो देखते हैं कि इस प्रकार पे किस तरह से मूवमेंट यहाँ पर हो रहा था। यस, इट वाज टिपिकल एम पैटर्न्स बोलते हैं, एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न्स। ये गिरावट का संदेश देता है और 80% चांसेस दिखाता है कि ये 80% चांसेस गिरावट का संदेश देता है। कई सारे लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं, डीआई होते हैं, यहाँ से ही निकलना शुरू कर देते हैं उन्होंने। एक तो मार्केट में न्यूज जो आ रही थी, लेकिन हमें वो न्यूज देखने की कभी आदत ही नहीं है, हमें सुनते भी नहीं है। ओके, लेकिन जो सुनते हैं, थोड़ा देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन पैसा निकल रहा है, एफआईआई पैसा निकल रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से इंडिकेटर। जिन्होंने यहाँ से निकल जाता तो उनका लॉस हो सकता है 5% होता था, वाटर में भी बड़े इंडिकेटर्स आना चाहिए। लेकिन जिन्होंने इस रहे मार्केट में और इतना फॉल आ गया कम समय में, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर जो फॉल था, आ, के आप देखेंगे यहाँ से जो टॉप से फॉल हो गया था निफ्टी, कुछ 35% का फॉल आ गया था, और कम समय में 1 महीने के अंदर फॉल आ गया। दैट इज कॉल्ड द क्रैश। ओके, 12-15 टक्के के ऊपर अगर कम समय में ऐसा क्रैश आ जाता है, शार्प फॉल आ जाता है, उसको क्रैश बोलते हैं, एंड दैट इज अ क्रैश। और जैसे ही क्रैश आ जाता है तो कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन भी है ना। मार्केट अपने करेक्शन देखा, मार्केट क्रैश देखा। अभी रिसेंट फॉल जो इंडिया में है, ये क्या है, उसको आप क्या समझते हैं, वेदर इट्स ए क्रैश और वेदर इट्स ए Correction. करेक्शन करेक्शन है? करेक्शन करेक्शन ओके, या तो करेक्शन में क्या घबराने की स्थिति होती है? या। You have to be careful, sir, next 2-3 months because वैसे भी valuations over चल ही रहे थे। अगर आप डिस्कस करो किसी से भी जो रेगुलर इन्वेस्टर, everybody saying कि market is overvalued, so correction was expected, and at least another 2-3 months we need to be careful what we are investing in. मतलब my thoughts. नो, यू आर राइट, क्योंकि करेक्शन जैसे मार्केट में 4%, 5% गिरावट आ गई, लेकिन लोगों में जो 80% लोग घबरा जाते हैं इस गिरावट से। जो रिटेल इन्वेस्टर्स, काफी सारे इन्वेस्टर, उनको मार्केट की साइकिल के पता नहीं होता है कि ये क्या फेज है उसको, एंड उनको लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अभी मार्केट में करेक्शन आ गया। तो मार्केट के जो करेक्शंस होते हैं, ये दिस इज अ हेल्दी साइन होती है। हेल्दी साइंस इसलिए होती है कि हमें अपना बिहेवियर करेक्ट करना होता है, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, और इससे हमें फायदा भी होता है। जब तक मार्केट करेक्ट नहीं होता तब तक हमारा प्रॉफिट भी नहीं होता है। प्रॉफिट किन लोगों का नहीं होता है? जो लोग गलती करते हैं, जिनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जो मार्केट को समझते नहीं, उनको तो मार्केट हमेशा सजा देती है। ओके, लेकिन जो लोग स्मार्ट है, स्मार्ट इन्वेस्टर है या स्मार्ट ट्रेडर्स है, वो चाहते हैं कि मार्केट में करेक्शन आए। जब तक करेक्शन नहीं आता तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाता और प्रॉफिट नहीं बनते। दैट इज द रूल ऑफ द मार्केट। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर उसको इग्नोर करते हैं, उनको कोई पड़ी नहीं रहती करेक्शन की, उनको सिर्फ प्रॉफिट की पड़ी रहते हैं, और प्रॉफिट के चक्कर में वो लॉस करते रहते हैं। दैट इज द रियलिटी। अभी उसको, अभी तक हम करेक्शन ही समझ दे, क्योंकि जो एज पर द डेफिनेशन अगर देखा जाए तो अभी तक जो फॉल है वो बता नहीं सकते कितना तक जाने वाला है। सो यू हैव टू बी वॉचफुल, और ऐसी स्थिति में आप थोड़ा धीरज रखिए। ओके, ऐसा कोई नहीं है, और ऐसी ये कोई नई बात नहीं है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स अगर देखेंगे तो कई बार ऐसी हो गया था। अगर 100 साल का भी इतिहास देखेंगे ग्लोबल का और इंडिया का भी, अगर 40-50 साल का देखेंगे, तो ऐसे सारे करेक्शंस करेक्शंस या क्रैशेस आ गए थे। 2007 में देखे, 2001 साल में कुछ मार्केट 20% कटा था, 20% कटा था। और 2013 में भी ऐसी स्थिति आ गई थी। बाद में कोरोना के टाइम अगर देखेंगे, ये सारे आप देख रहे हैं, बड़े चार्ट में मैं लगाया, अभी 2024 का एक चार्ट है, कितनी बार मार्केट में 4-5 साल में ऐसे करेक्शंस आ गए, बड़े बड़े करेक्शंस आ गए, क्रैशेस आ गए, उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर ऊपर ज्यादा रह गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनकी एक यही रहते हैं कि मेरा लॉस ना हो जाए, लेकिन लॉस को बचाने के लिए वो आपका खुद का इतना बड़ा लॉस कर देता है कि करेक्शन के टाइम या क्रैश के टाइम निकल जाता है। जैसे कोरोना के टाइम ऐसा ही हुआ था कि
कई सारे इन्वेस्टर्स निकल गए थे मार्केट से, उनको इतना डर था मार्केट में कि अभी खत्म होने वाला है, सारी दुनिया ही खत्म होने वाली है। उन्होंने 20-25% लॉस बुक किया, जिनका मेरे एक पहचान के, उनका कुछ 20 लाख का मार्केट में पोर्टफोलियो था, उन्होंने 20% लॉस पे निकाल दिया था। और 2 महीने के बाद क्या हो गया, जिन्होंने रखा था, दिस पीपल मेड 70% प्रॉफिट, और लोग घबरा गए। उन्होंने 20%, 25%, 30% पैनिक सिचुएशन में आके हर्ड मेंटेलिटी में लॉस। तो मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है जिनका हार्ट वीक होता है, मार्केट उन लोगों के लिए है, थोड़ा बोल्ड रहना पड़ता है। यस, लेकिन मार्केट ने 100 साल में किसी को नाराज नहीं किया, और आगे भी कोई नाराज करने की संभावना नहीं है। लेकिन लोग उसको इतना पैनिकली लेते हैं, इतना हार्टली लेते हैं कि वो समझते हैं कि मार्केट नीचे गया मीन्स मैं खत्म हो गया, मेरा सारा पैसा चला गया। ऐसा नहीं है। इसीलिए 80%, 90% लोग मार्केट में लॉस करने का यही रीजन है कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स बिहेवियर। तो जब मार्केट क्रैश हो जाते हैं तो आपको पता है कि क्या क्या, अभी रिसेंटली इन लोगों ने जो करेक्शन हो गया, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, किसी को क्या लगा अभी जो इन्वेस्टर्स है, अगर शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं, मीन्स Yes, sir. या। Yes, sir. I will take my. I have another class, so I will take your leave after small time. इसमें एक तो मैंने 10 मई को मेरा चालू किया था इन्वेस्टिंग। फिर 15-20 दिन तक, 25 दिन तक इन्वेस्टर रहा। बाद में ट्रेडिंग चालू किया, जैसे ट्रेडिंग चालू हुआ तो आई स्टार्टेड विथ 6 lakhs। देन जब इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले थे, उसके पहले दिन भी मैंने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद में पहले दिन मेरा जो 88,000 मेरा प्लस था, बाद में वो 84,000 माइनस में आया जिस दिन डिक्लेयर हुआ। फिर मैं पेशेंस पेशेंस रखे थे, और विद इन 3 days सब करेक्ट हो गया, और मेरा 55,000 प्लस में आ गया था। दैट इज वन। सेकेंडली, अभी जब अपना बजट था, बजट के टाइम पे मेरा अप टू 39 lakhs इन्वेस्टेड था। और मैंने जुलाई तक कोई प्रॉफिट नहीं बुक किया था, तो 1 जुलाई से मैंने प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया था। और मैंने जुलाई में जब जब से चालू किया था तब तक 39 lakhs हुए थे। मुझे बीच में 4,25,000 दिख रहा था प्रॉफिट, बट वो बुक नहीं किया हुआ था। तो वो 68,000 माइनस हो गया उसमें से। फिर अब मैंने ओवर पीरियड में मैं बुक करते गया, तो मेरा जुलाई का जो गेन था 4,14,000 था। फिर अभी मैंने उस वक्त मेरे जो 39 थे, 39 lakhs में से मैंने 15 lakhs तक ही रखा। बाकी जो जितने भी जिसमें भी मुझे प्रॉफिट था वो सब बुक कर लिया था। और अभी मैंने 2 तारीख को भी मैंने क्या किया था कि मेरे जितने भी प्रॉफिट थे, जिसमें भी मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, वो सब बुक कर लिया। और बाकी जो मेरे पास 82 स्टॉक्स थे, एंड इट इज नॉट लेस देन लोएस्ट। मेरे 5-6 स्टॉक्स 21,000 के, बाकी सब 51,000 के थे। तो मेरा 2 तारीख तक प्रॉफिट सब सही था। बाद में वो जब ये जब आया, तब वो इट वाज अराउंड, पहले दिन मेरा गया 80,000 माइनस, बाद में वो सीधा 2,50,000 हुआ। और कल 2 लैक्स 2,83,000 जैसा कुछ था। बाद में जब मैंने पेशेंस रखा, सर को भी कॉल किया था कि मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। ये जो अभी कि अपना कितना परसेंट माइनस गया, तो मेरा 5.4% माइनस था प्रॉफिट, जो था माइनस में था। तो उसको उसको मैंने वैसे के वैसे रखा। और उस वक्त भी मैंने, मतलब मेरा थोड़ा सा थिंकिंग और मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। मैंने जिसमें मुझे 2 स्टॉक में प्रॉफिट आया वो निकाल दिया 5-6% पे। और स्टिल जैसे मार्केट नीचे डाउन गया, तो सर ने एक बार बोला था कि जैसे टाइम में वी शुड वॉच, वी शुड बी केयरफुल, और फिर उसको देख के फिर अपने को, जैसे मार्केट स्टेबल होता है, अब जाने लगता है, तब हमको खरीदना होता है। बट स्टिल मैंने उस दिन भी मैंने 5 स्टॉक खरीदे थे। मैंने कल भी ONGC वगैरह लिया, और आज ONGC 4% प्रॉफिट में है। और अभी आज के तारीख में मेरा मॉर्निंग में जो जो 2 लैक्स प्लस था, वो कल कम हो गया था, और आज अभी वो 2 लैक्स समथिंग बिलो 2 लैक्स है, 1,83,000 है अभी आज। आज मेरा आज का डे, जो आज का एक दिन का जो नीचे में प्रॉफिट दिखता है,
वो 1,10,000 कुछ था। तो मेरा मतलब आई वॉज कीप वॉचिंग और आई केप बी पेशेंस। और अभी ऑलमोस्ट मेरे 80% स्टॉक्स में नीचे में वो ग्रीन होना चालू हो गया था। आज 80% स्टॉक में ग्रीन है और 20% स्टॉक्स में मतलब कंप्लीट पॉजिटिव में है। और आई एम कीपिंग पेशेंस एंड आई एम कीपिंग क्लोज वॉच। और एक थिंग कि ये क्लास करने के पहले मैं आई एम रिपीटिंग अगेन दिस, आई वाज जीरो, मुझे कुछ भी पता नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में। और आई एम कॉन्फिडेंट नाउ विद दिस क्लास। थैंक यू। तो ऐसी हमारी स्ट्रैटेजी, जैसे कि स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनमें वो जो मार्केट साइकिल की पता नहीं होती, जिसके कारण सारी घबराहट आ जाती है। ओके। और कुछ लोग, जैसे वॉरेन बफेट को आप जानते हैं कि ये बंदा ये बंदा ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बोलो, ट्रेडर बोलो, या दुनिया का रिचेस्ट पर्सन में से एक है। उसकी जो नेटवर्थ है कुछ $200 बिलियन के। ये जो बंदे हैं, जब मार्केट फॉल होता है तो ये लोग हंसने लगते हैं, खुश होते हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट कि जैसे कोई बैड न्यूज आ जाती है तो मार्केट फॉल होता है, और मार्केट फॉल होने के बाद मार्केट उठना शुरू कर देता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। और जब मार्केट ऊपर रहता है तो दे डू नॉट इन्वेस्ट। वो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंकिंग के लोग होते हैं। और दूसरा एक है, जैसे ये एक विलियम डैन, ये एक वेरी फेमस ट्रेडर्स है अमेरिका का, और उसने ज्ञान थेरीज बनाई थी उन्होंने। ये लोग थोड़ा अलग सोचते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स हमेशा एक दिशा में सोचते रहते हैं, लेकिन ये क्राउड के अगेंस्ट सोचते हैं। okay? इनका कहना है कि पहले ह्यूमन नेचर को स्टडी करो, और जो लोग करते हैं उसके अपोजिट करो। इसका मतलब ये है कि मार्केट जब ऊपर ऊपर जा रहा है तो रिटेल ट्रेडर नॉर्मल यही देखता है कि जब मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं ये लोग, रिटेल ट्रेडर्स। लेकिन ये जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स मार्केट में कमाए हैं, ये उल्टा खेलते हैं। जब मार्केट ऊपर ऊपर जाता है, ज्यादा ऊपर जाता है, वो इन्वेस्ट करते ही नहीं है। वो ये कोई बुरी खबर की तरह देखते हैं। जब मार्केट नीचे आ जाता है तो उनका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है, ट्रेडिंग। सो दैट इज द प्रूवन स्ट्रैटेजी इन द मार्केट, कि जब मार्केट ऊपर रहता है। लेकिन ये रिटेल ट्रेडर्स को ये चीजें समझ में नहीं आती है। ओके। जब मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है तभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा डालेंगे। लेकिन जब नीचे आता है तो पैसा निकालते रहते हैं, एकदम रहता है, एंड दैट ब्रिंग द बिग लॉसेस। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जैसे मार्केट अभी नीचे जा रहा है, नीचे अभी थोड़ा रुक गया आज के दिन, पता नहीं अगले दिन क्या होता है। तो इस सिचुएशन में हमें ये मत सोचो कि मार्केट ने लो बनाया, अभी तक कोई पता नहीं मार्केट लो बनाया नहीं बनाया। जल्दबाजी मत कीजिए, खरीदने की जल्दबाजी मत कीजिए जब तक मार्केट कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देता, क्योंकि अभी भी वोलेटाइल है, सिचुएशन वोलेटाइल है। उसको मार्केट को सेटल होने में, डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। 1 या 2 दिन के बेसिस पे हम मार्केट की डायरेक्शन जज नहीं कर सकते। जैसे आज मार्केट ने 300 पॉइंट्स ऊपर कर दिया, तो इसके बेसिस में नहीं करते हैं। डोंट बाय ऑन द डिप। ये नहीं है कि अभी डिप को कोई पता नहीं, जब डिप पता लगेगा आपको तो इसके इंडिकेशन भी शुरू हो। जैसे अगर मार्केट, अगर मान लीजिए अगर नीचे नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद ये स्टेबल हो जाता है, कभी भी मार्केट स्टेबल हो जाता है, हो सकता है एक छोटा सा और नीचे जाए, इसके बाद ये रिवर्सिंग कर जाता है। रिवर्सिंग करने के बाद हमें इंडिकेशन मिल जाते हैं, दैट इज अ फेज। लेकिन मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, और लेकिन लोग को लगता है कि डीप आ गया, डीप नहीं है ये इसके नीचे भी जाने की कुछ संभावना करता है। जब सिचुएशन एकदम नॉर्मलाइज होती है तो वो स्टेबल कर देता है, कोई भी स्टॉक हो या मार्केट स्टेबल करता है, मीन्स रुक जाता है, जना ब्रेक लग जाती है। ब्रेक लगने के बाद रिवर्सल करता है, दैट इज द केस। तो इसीलिए जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये नीचे से ऊपर के फेज में ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो रिटेलर्स है ये ऊपर के इसमें ज्वाइन करते हैं। सो वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, उनका रूल ही ये है कि जो नीचे से आ गया, नीचे स्टेटल हो गया, फिर इंडिकेशन दे गया, तब यह जल्दबाजी मत कीजिए अभी। अब उसको क्लियरिटी आने दो, तो वॉच करो, वेट करो, देखो, आराम करो, और जब मार्केट होता है तब इन्वेस्ट करो। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें निकालने की जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जो आपने गलती किया है मार्केट उसकी सजा देती रहती है। ओके। अगर आपको एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर से, तो आप इसको करिए। सो दीज आर सम ऑफ द थॉट्स फ्रॉम माय साइड। मुझे लगा कि
अभी एक जो कुछ भी मार्केट में हो गया इसके ऊपर काफी कुछ लेसन्स है, लेकिन हमारा आउटलुक हमें बड़ा करना चाहिए, हमें कंट्री के बाहर सोचना चाहिए, क्योंकि जो फैक्टर्स है हमारे कंट्री के नहीं है, बाहर के फैक्टर्स से आ रहे हैं। और अगर बाहर के फैक्टर्स का इफेक्ट फिर स्टॉक मार्केट में आपके चार्ट में दिखने लग जाता है यहाँ। तो यही हमारे कुछ थॉट्स थे, कुछ एक्सपीरियंस थे। अगर किसी को कुछ शेयर करना है, बताना है, तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। 2-3 मिनट है अपने पास। एनीबडी एनी वांट टू शेयर समथिंग? सो आई हैव अ क्वेश्चन। सो आप जैसे उस दिन हम लोग के सारों के स्टॉक आप मान के चलो 8 से 10% तो नीचे हो गए, कुछ तो ज्यादा भी हो गए। या सो मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन सर, यू थिंक इट्स अ राइट टाइम टू एवरेज आउट? मतलब कई अभी तो जो बिल्कुल स्ट्रांग वो तो थे वो तो सारे वीक में उसमें चले गए हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि इस टाइम उन स्टॉक्स को सिर्फ छोड़ देना चाहिए कि वी शुड एनालाइज व्हाट इज गोइंग अप एंड डाउन एंड देन एवरेज आउट करें? मतलब माय थॉट्स। नहीं, मुझे ये एवरेजिंग आउट इज अ बैड स्ट्रेटेजी। ओके, ओके। आपको तभी लेना है क्योंकि आप मान लीजिए कि आपका स्टॉक 100 रुपीज का यहाँ पे था, 100 रुपीज का स्टॉक आपको अब मान लीजिए 80 रुपीज पे आ गया। हम्म। अभी लगता है कि ये सस्ता हो गया, लेकिन ये हो सकता है 60 रुपए पे भी जा सकता है। तो आपके एवरेज अमाउंट का फायदा क्या है? ओके। हाँ, तो आपको सबसे पहला देखना है कि ये जो स्टॉक नीचे नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगना चाहिए, सेटल होना चाहिए। सेटल होना मीन्स ब्रेक लग जाता है, उसको ब्रेक लगने के बाद नीचे नहीं जाता, नीचे नहीं जाता, वो ऊपर की दिशा में कुछ ना कुछ इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। दैट इज द बाइंग, यहाँ पे बाइंग करना चाहिए आपको। यहाँ नहीं बाइंग करना चाहिए, आपको पता नहीं ये कहाँ तक जाने वाला। आप एवरेजिंग करते तो एवरेजिंग करते करते सारा एक और लॉस करना शुरू कर देता है। सो एवरेजिंग इज नॉट गुड थिंग, विदाउट कोई रीजन होना चाहिए एवरेजिंग का। ओके, एवरेजिंग आप यहाँ करो ना, आपको करना ही है तो यहाँ पे एवरेजिंग करो, आप यहाँ पे मत करो। इसको एवरेजिंग कर सकते हैं। एवरेजिंग मीन्स यहाँ पर आपने 100 में लिया, अभी वो नीचे आ गया, इसके बाद हो सकता है ये 80 पे आ गया, यहाँ पे करो आपको। दैट इज एवरेजिंग। ये जो इस प्रकार की एवरेजिंग है, बिना सोचे समझे मार्केट गिर रहा है और आप एवरेजिंग कर रहे हैं, दैट इज वेरी बैड। यस सर, वी शुड कीप द पेशेंस एंड अभी आपने जैसे बताया कि वी शुड नॉट रश, सो वी विल कीप पेशेंस। या सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कल भी मुझे पूछ सकते हैं, बट जस्ट आई वांटेड टू गिव द ओवरव्यू ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, और हमारा आउटलुक क्या होना चाहिए, हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, बिहेवियर कैसे होना चाहिए, इसी के बारे में मुझे आपको बात करना था। तो सो कीप कॉम सर एंड एक अभी लाइक दिस इज अ करेक्शन और दिस इज अ क्रैश, मतलब ये व्हाट इज द व्यू इस पे? इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि अभी भी, क्योंकि करेक्शन का जो रूल है और क्रैश का रूल्स होते हैं, अभी अभी जो मार्केट फॉल हो गया है ये करीब 5% हो गया, जो और क्रैश का रूल होता है करीब वो 15%, 12-15% के ऊपर जाना चाहिए। सो इट इज नॉट ए क्रैश, अभी करेक्शन मोड में ही है, लेकिन करेक्शन कैन बिकम इनटू क्रैश, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक सेटल नहीं होता, डायरेक्शन नहीं मिलता, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी सिचुएशन वेरी वोलेटाइल है, कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से रिबाउंड भी कर सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स अभी भी वीक है। और जब तक कोई अच्छी खबर मार्केट में नहीं आता है, तब तक मार्केट रिबाउंस नहीं करेगा। उसको मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए कोई रीजन चाहिए, अच्छी सी रीजन चाहिए, तब तक वो थोड़ा सर सर अभी फिर रिकमेंडेड है क्या कि जो कुछ है प्रॉफिट में वो निकल जाए, मतलब वॉट एवर इज द प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ? अगर आप प्रॉफिट में है तो डेफिनेटली बुक कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट में नहीं है तो फिर रहने दीजिए, क्योंकि लॉस हाँ, करने का कोई मतलब नहीं अभी। राइट, मतलब इसके जितने बाद स्टॉक्स प्रॉफिट में आ रहे हैं वो बुक करके निकल जाते हैं। निकल और जो सकते हैं। राइट हाँ, राइट, क्योंकि अगर अनसर्टन है तो देन या वी शुड नॉट वेट, राइट? या अनसर्टन सिचुएशन है, और सर्टनिटी को पता नहीं, हमें अनसर्टन सिचुएशन में नोबडी नोस कल क्या होने वाला है। लेकिन जो फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स इज नॉट फेवरेबल एट दिस मोमेंट, तो जिसके कारण मार्केट कंफ्यूज है। कंफ्यूज मीन्स, और जो ऐसे अनसर्टेन है तो मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है, और निगेटिव रिएक्ट करता है मार्केट। ओके, देन आई विल स्टॉप हियर, एंड थैंक यू मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।
I hope you got a good overview, and let's work on this strategy. Thank you. Thank you. Bye.